नमस्कार। आप सबों का हमारी चैनल पर स्वागत है पॉलिटी सिंप्लीफाइड, जिसका उद्देश्य है पॉलिटी को आसान करना, आप लोगों तक पहुंचाना। आज हम जो कॉन्स्टिट्यूशन प्लेलिस्ट है उसके अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी को आज हम लोग देखेंगे, कैसे ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये एक इंट्रिंसिक एंड इनएलिनेबल राइट है, फंडामेंटल राइट है। हालांकि इसके लिए पुट्टा स्वामी जजमेंट को हम लोग क्रेडिट देते हैं कि पुट्टा स्वामी जो दो इम्पॉर्टेंट मुद्दों के बारे में बात होती है कि क्या राइट टू प्राइवेसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है या नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 या 19 या 14 इसके अंतर्गत जो फ्रीडम दिए गए हैं, इक्वालिटी के राइट्स दिए गए हैं, उसमें प्राइवेसी को प्रोटेक्शन है या नहीं। डायरेक्टली तो कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन था कि राइट टू प्राइवेसी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन है या नहीं। इसके लिए एक 9 जज बेंच फैसला देती है और यूनानिमस डिसीजन था 2017 में कि राइट टू प्राइवेसी इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 एंड इट इज इनएलिएनेबल राइट। तो ये वाला पार्ट तो सेटल हो गया। एक पुट्टा स्वामी 2 जजमेंट भी आया जो कि 5 जज बेंच था, जिसमें आधार को चैलेंज किया गया था कि आधार में बायोमेट्रिक्स आपके लिए जा रहे थे, आइरिस स्कैन लिए जा रहे थे, मैंडेटरी कैप्चर किया जा रहा था। तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या आप इस तरह से लोगों का के डेटा को आप कलेक्ट करके रख सकते हैं? क्या ये उनके प्राइवेसी का वायलेशन नहीं है? आधार का क्या यूज़ हो सकता है, नहीं यूज़ हो सकता है? इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा? इससे हमारे प्राइवेसी में कितना इंक्रोचमेंट होगा? क्या मास सर्वेलेंस होगा हमारा? इन सब को लेके एक सेकंड पुट्टा स्वामी जजमेंट आया था, जो 5 जज बेंच था, जिसने फैसला दिया कि आधार कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन उसके ऊपर कुछ लिमिटेशन भी लगाए। तो आज के इस लेक्चर में आज समझते हैं कि राइट टू प्राइवेसी कैसे आर्टिकल 21 का एक इंट्रिंसिक पार्ट बन गया, उसका एक आंतरिक हिस्सा बन गया 2017 में। और ये जस्टिस पुट्टा स्वामी जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, इन्होंने एक हिस्ट्री इनका क्रिएट कर दिया और इनके नाम को हम लोग काफ़ी लंबे समय तक पढ़ेंगे, जानेंगे। 21st सेंचुरी का वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट जजमेंट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट इज केस पुट्टा स्वामी जजमेंट 2017। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर को देखते हैं कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो प्राइवेसी का जो डेफिनेशन है, प्राइवेसी का डेफिनेशन राइट टू बी लेट अलोन, यानी आपको कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, नो इंटरफेरेंस इन योर पर्सनल लाइफ। ये जो मान लीजिए कि ये आपके लाइफ का सर्कल है, यो इंडिविजुअल है, ये गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश अगर करेगी तो ये अलाउड नहीं है, इंटरफेरेंस नॉट अलाउड, राइट टू बी लेट अलोन। इसके 3 ब्रॉड हम लोग ऐसा एस्पेक्ट्स को देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत डिसीजनल ऑटोनॉमी आता है, जहां आपको फैसला लेने की स्वतंत्रता है इन योर इंडिविजुअल लाइफ। आपके बॉडी, आपके आइडेंटिटी, हर चीज़ के बारे में, आपके पर्सनल चॉइसेस लाइक राइट टू फूड, आपका मैरिज, किससे आपको शादी करनी है, किससे बच्चे कितने पैदा करने हैं, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, फूड हैबिट्स, ड्रेसिंग सेंस, ड्रेसिंग जो आपको राइट टू वियर एनी काइंड ऑफ ड्रेस, इन सब में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। डिसीजनल ऑटोनॉमी। सेकेंड इज बॉडीली इंटेग्रिटी, यानी आपके अपने बॉडी का, आपके फिजिकल स्पेस का प्रोटेक्शन होगा। उसमें कोई भी आर्बिट्ररी तरीके से सर्च आपको नहीं किया जा सकता है, या फिर फोर्सफुली आपका मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है। तो बॉडीली इंटेग्रिटी को भी ये प्रोटेक्ट करता है। थर्ड इज इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी, राइट टू कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा में आपका क्या क्या आ जाता है? तो आपके बायोमेट्रिक का डेटा है, आपके हेल्थ से रिलेटेड जुड़ा हुआ डेटा है, आपके फिनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं। इन सब को कहीं से कहीं भी इन सारे डेटा को प्राइवेसी मिलनी चाहिए। तो प्राइवेसी का आप देखेंगे कि इस 3 ब्रॉड एस्पेक्ट्स में हम लोग प्राइवेसी का डेफिनेशन देख सकते हैं। प्राइवेसी का आप मतलब समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि पुट्टा स्वामी जजमेंट क्या था। जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज थे। इन्होंने एक रिट पिटिशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। क्या मैटर क्या था कि कोर इशू क्या था कि जो आधार स्कीम था गवर्नमेंट का, जिसके तहत मैंडेटरी हम लोग सिटीजन्स के बायोमेट्रिक, सिटीजन्स क्या सारे जो यहाँ इंडिया में रहते हैं, नॉट ओनली सिटीजन्स, ऑल द पर्सन्स स्टेइंग इन द कंट्री, उनके बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डेटा को हम लोग कलेक्ट कर रहे थे। डेमोग्राफिक डेटा में आपका एड्रेस आ जाता है,
आप कहाँ रहते हो, आपका एड्रेस कहाँ है, कौन से स्टेट के में रहने वाले हो। तो एक तरह से आप देखिए कि ये इंडिविजुअल प्राइवेसी को वायलेट कर रहा था, एनक्रोच कर रहा था। गवर्नमेंट का जो एक्ट था, कानून था, आपके प्राइवेट जो डेटा है उसको कलेक्ट कर रहा था। तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? आधार को चैलेंज किया गया। गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी एक्सप्लिसिट गारंटी नहीं है राइट टू प्राइवेसी का। कहीं भी एक्सप्लिसिटली तो लिखा नहीं है कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21 में भी नहीं लिखा हुआ है। 19 में भी फ्रीडम जो दिए गए हैं 6, उसमें कहीं भी राइट टू प्राइवेसी नहीं है। तो फिर इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन को हल करने के लिए, सॉल्यूशन देने के लिए एक 9 जज बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सेटअप किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट इसका इसका फैसला देती है। तो क्या फैसला देती है? तो फैसला होता है कि जो मेन जो वर्डिक्ट है कि द कोर्ट यूनानिमस डिक्लेरेशन था, सब लोगों ने अग्री किया, कोई भी इसमें डिसेंटिंग नोट नहीं था, दैट द राइट टू प्राइवेसी इज एन इंट्रिंसिक एंड इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें एक और बात उन्होंने कही कि जो भी गवर्नमेंट के जो एक्ट हैं उनको हम 14, 19 और 21 के टच स्टोन पे हम उनको चेक करेंगे कि क्या ये तीनों को वायलेट तो नहीं करते हैं। अगर कहीं भी अगर तीनों का वायलेशन है, 14 का मतलब है कि इट शुड नॉट बी आर्बिट्ररी, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए। जो आर्टिकल 14 में जो राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं कि नो देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू इक्वालिटी में। 19 में कि रेस्ट्रिक्शंस जो लगा रहे हैं गवर्नमेंट वो रीजनेबल होने चाहिए। और आर्टिकल 21 दैट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मस्ट बी फॉलोड। तो ये तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए कोई भी आपका जो लॉ है जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स, 14, 19 एंड 21। तो 21 के तहत तो उसने कह दिया कि इनएलिएनेबल राइट है, गारंटीड है, यानी ये क्वेश्चन सेटल हो गया कि राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो ये आज हमारा फंडामेंटल राइट है। एक्सपेंशन, ब्रॉडेनिंग ऑफ आर्टिकल 21 आप कह सकते हैं। अब देखिए कि क्या ये प्राइवेसी को हम लोग रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। जैसे आर्टिकल 19 में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात है, तो क्या गवर्नमेंट आर्टिकल 21 में जो राइट टू प्राइवेसी है उसको भी रेगुलेट कर सकती है? तो डेफिनेटली यस, आंसर इज यस। कि कोई भी एब्सोल्यूट राइट हम नहीं के बारे में हम नहीं सोच सकते हैं इन अ डेमोक्रेसी या फिर जहां हम सोसाइटी में रहते हैं कि देयर कैन नॉट बी एन एब्सोल्यूट राइट विच कैन नॉट बी वायलेटेड इन एनी सर्कमस्टांस। ऐसा कुछ राइट नहीं हो सकता। तो सोसाइटी के हित में, इन नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, पीस, पब्लिक पीस, लॉ एंड ऑर्डर, इसके अगर इसका वायलेशन होता है आपके प्राइवेसी से तो उसको डेफिनेटली रेगुलेट किया जा सकता है। लेकिन इसमें भी पुट्टा स्वामी जजमेंट ने कहा कि अगर आप प्राइवेसी का वायलेशन करते हैं, यू हैव टू पास 3 टेस्ट। कौन से 3 टेस्ट हैं? सबसे फर्स्ट, लीगैलिटी। तो दैट इंट्रूजन मस्ट बी बैक्ड बाय लॉ। कानून जरूर होना चाहिए, यानी लेजिस्लेचर के द्वारा कानून का बैकअप होना चाहिए। कानून के द्वारा ही आप प्राइवेसी का वायलेशन कर सकते हैं। सेकेंड इज नेसेसिटी। वाई इट इज एसेंशियल टू कर्टेल राइट टू प्राइवेसी? नेसेसिटी क्या है, आवश्यकता क्या है? तो उसमें कहते हैं कि स्टेट का कोई एम होना चाहिए, लेजिटिमेट एम होना चाहिए, वैलिड एम होना चाहिए, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ, इन सब में आप राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन कर सकते हैं। आवश्यकता होनी चाहिए, कानून का बैकअप होना चाहिए, नेसेसरी होना चाहिए। इन नेसेसरी आपको चाहिए कि आपको नेसेसरीली एक्ट करें। अब मान लीजिए कि आवश्यकता को मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि मान लीजिए किसी को राइट टू लाइफ है तो कह रहा है कि मैं अपने लाइफ को खत्म कर दूंगा, सुसाइड कर लूंगा। तो क्या ये लेजिटिमेट स्टेट एम नहीं होगा कि उसके राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करें? गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है कि आप जाके नदी में नहीं कूदें या फिर सुसाइड नहीं करें। डेफिनेटली गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है। नेशनल सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट, तो वैसे केस में आपके फोन को टैपिंग किया जा सकता है। आप मान लीजिए कि आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में है, पर्सनल स्पेस में ही आपकी प्राइवेसी है, उसमें आप फोन पे बात कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं किसी को, लेकिन उसमें आप टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए कर रहे हैं। तो वैसे केस में भी क्या आपके प्राइवेसी को उल्लंघन नहीं किया जा सकता है? क्या आपके हमके फोन को टैपिंग नहीं कर सकते हैं? आपके फोन में जो मैसेजेस हैं उसको हम पढ़ नहीं सकते हैं? तो डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर नेशनल इंटरेस्ट हो, नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, तो वैसे केस में आप प्राइवेसी का उल्लंघन कर सकते हैं, प्राइवेसी को वायलेट कर सकते हैं।
थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो कही पुट्टा स्वामी में कि प्रोपोर्शनैलिटी, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, द डिग्री ऑफ इंट्रूजन must be necessary and proportional to the aim sought using the least restrictive means possible। यानी अब तो आप देखिए कि कानून है, एक आवश्यकता है कि बाय लॉ सर्टेन थिंग यू वांट टू अचीव। अब पार्लियामेंट बाय लॉ उसके लिए कुछ एम है, ऑब्जेक्टिव के साथ वो काम करना चाह रहा है, ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता है विच कैन बी नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी हो सकता है या फिर पब्लिक ऑर्डर हो सकता है। ये एम है कि हम नेशनल सिक्योरिटी के लिए आपके प्राइवेसी का वायलेशन कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव है। और इसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आप इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है, ये आपके राइट टू प्राइवेसी है, प्राइवेसी, ये इंक्रोचमेंट है। ये इंक्रोचमेंट कितना होगा, क्या उसका दायरा होगा, इसको डिफाइन करता है प्रोपोर्शनैलिटी। यानी आप लीस्ट इंटरफेरेंस के साथ मैक्सिमम आउटपुट अचीव करने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए कम इंटरफेरेंस से ही आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है तो क्यों आप पूरे प्राइवेसी को खत्म कर देंगे। यानी जैसे मान लीजिए आप खाने में नमक पसंद करते हैं, नमक की मात्रा कैसे डिसाइड होती है, कितना अमाउंट ऑफ फूड आप या सब्जी बना रहे हैं या फिर कुछ भी बना रहे हैं, उसमें नमक कितना चाहिए, प्रोपोर्शन में चाहिए, मात्रा में चाहिए, तो उतना ही नमक डालिए जिससे आपका स्वाद मिल जा रहा है। तो वही बात है कि गवर्नमेंट उतना ही इंटरफेयर करे जिससे उसका जो लेजिटिमेट एम है वो अचीव हो जाए। ये लीस्ट पॉसिबल होना चाहिए, मिनिमम पॉसिबल जो हो सकता है वो हो। ये नहीं कि गवर्नमेंट क्या करे कि आपकी प्राइवेसी है, पूरे के पूरे आपके गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर कर दे, पूरे आपके प्राइवेसी को समाप्त ही कर दे, पूरा इंक्रोच कर दे। ये लिस्ट है और ये जो है एब्सोल्यूट। जैसे आप एग्जांपल देखिए नॉर्थ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में नेशनल सिक्योरिटी को लेके मास सर्वेलेंस होता है। मास सर्वेलेंस यानी आपके फ़ोन की टैपिंग होती है, आप किससे बात कर रहे हैं, किसको टेक्स्ट कर रहे हैं, आप कौन सा वीडियो देखते हैं, आप पर्सनल स्पेस में, प्राइवेट स्पेस में कौन सा वेब सीरीज देखते हैं, ये भी सरकार, गवर्नमेंट देखती है और रेस्ट्रिक्ट करती है आपको कि साउथ कोरिया के वेब सीरीज नहीं देखें नॉर्थ कोरिया में। इस लेवल का इंट्रूजन है, यानी पूरी तरह से लोगों का प्राइवेसी है ही नहीं, एवरीथिंग इज अंडर गवर्नमेंट सर्वेलेंस। तो ये तो ऐसी हम कल्पना नहीं कर सकते इन अ डेमोक्रेसी, जहां पे हम फंडामेंटल राइट्स को सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सिटीजन्स आर मोर इंपॉर्टेंट दैन द गवर्नमेंट, द स्टेट। और स्टेट का काम है कि इनके फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करें। तो गवर्नमेंट का कुछ लेजिटिमेट एम है जिसमें आपके नेशन की सिक्योरिटी है, सोशल वेलबींग है, सोशल वेलफेयर की बात कर रहे हैं, ओवरऑल सोसाइटी के वेलफेयर की बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है लीस्ट पॉसिबल इंटरफेरेंस करेगा और इन प्रोपोर्शन टू द ऑब्जेक्टिव विच हैज टू बी अचीव्ड, कम से कम। तो वही बोलते हैं कि इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनेट ही आप इंटरफेयर करेंगे। तो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसको यूज करके आधार वाले केस में अभी हम देखेंगे कि कैसे प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट को यूज करके आधार वाले केस में जजमेंट दिया पुट्टास्वामी टू टू में। अब देखिए कि प्राइवेसी का स्कोप बढ़ गया। ये अब इसके जब हम पुट्टास्वामी जजमेंट को इलेबोरेट करते हैं, उसको हम लोग एनालाइज करते हैं, तो देखिए कि एक तो ऑटोनॉमी, जिसको हमने बात किया था कि आपके डिसीजन मेकिंग में ऑटोनॉमी है, जिसमें आपके लाइफ, बॉडी चॉइसेस, कंजम्पशन हैबिट्स, रिप्रोडक्टिव राइट्स, ये सारे आपकी ऑटोनॉमी है, आपका ऑटोनोमस जोन है, किससे शादी करना है, कितने बच्चे करने हैं। डिग्निटी, राइट टू एवरी पर्सन टू लीड अ लाइफ विद सेल्फ रिस्पेक्ट रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस, ये भी प्राइवेसी के अंतर्गत आ गया। इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी, आप समझ रहे हैं कि आपके आपके अपने डेटा के ऊपर, आपके अपने बायोमेट्रिक्स के ऊपर, अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स के ऊपर, आप जो किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर आपका कंट्रोल होना ही चाहिए। किसी और के पास ये डेटा नहीं जाना चाहिए। इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके दिस डिजिटल एरा। जब आप घर में हैं, अपने चार दीवारी के अंदर हैं, फैमिली लाइफ में हैं, तो वहां पे आपको लेफ्ट अलोन, देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए।
आपका वो पर्सनल स्पेस है, आपका पर्सनल स्फेयर है, जहाँ पे आप फैमिली लाइफ, कंज्यूगल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पे देयर शुड नॉट बी एनी इंटरफेरेंस। तो प्राइवेसी का ये मतलब है। अब इसी में इंटीमेसी ऑफ होम एंड फैमिली लाइफ, इसका जो रिपरकशन होता है, हम देखेंगे कैसे इसका इम्प्लीकेशन एंड अप्लीकेशन ऑफ पुट्टास्वामी जजमेंट। तो इसके आगे क्या हुआ, वो सब घटनाएं मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, ये नौतेज सिंह जोहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। राइट टू प्राइवेसी का ही रिपरकशन आप कह सकते हैं कि इसका इम्प्लीकेशन ये हुआ कि होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। पहले ये क्रिमिनल ऑफेंस था, सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्राइवेसी, कि इट इज योर पर्सनल लाइफ, इट इज योर प्राइवेसी विच गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर। अगर आप कंसेंसुअल तरीके से होमोसेक्सुअलिटी के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर आप 18 ईयर्स के हैं, एडल्ट हैं, कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं, तो ये डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। 377 में उसको क्रिमिनल एक्टिविटी माना जाता था, उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ योर डिसीजनल ऑटोनॉमी एंड राइट टू प्राइवेसी। अडल्ट्री डीक्रिमिनलाइज्ड। उसी तरह से जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में अडल्ट्री, जो एक 497 आईपीसी की धारा के तहत इसको क्राइम माना जाता था, उसको भी फिर से डिसीजनल ऑटोनॉमी और आपके प्राइवेसी को मान के अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। नेक्स्ट, डेटा प्रोटेक्शन लॉ, जो 2023 में आप देखिए कि राइट टू प्राइवेसी कितना इंपॉर्टेंट है, कि पार्लियामेंट को भी एक लॉ लाना पड़ा, विच इज डीपीडीपी, डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। अब हम देखते हैं आधार वर्डिक्ट। आधार वर्डिक्ट, जब ये राइट टू प्राइवेसी को मान लिया गया कि दिस इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, तो फिर एक 5 जज बेंच बैठते हैं, जिसको हम लोग पुट्टा स्वामी 2 का नाम दे रहे हैं, कि आधार एक्ट जो है गवर्नमेंट का, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या इसमें जो हमारे प्राइवेट डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है, हमारे प्राइवेसी में इंटरफेयर किया जा रहा है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार जो एक्ट है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि इसका जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है कि वेलफेयर बेनिफिट्स पहुंचाना। उसके कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे आधार लिंक अकाउंट में डायरेक्टली आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर सकते हैं, रेशन कार्ड है, आपको फूड डिस्ट्रीब्यूट करने में, बच्चों को छात्रवृत्ति देने में, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वो काफ़ी हेल्प करेगा। फास्ट तरीके से वेलफेयर मेजर्स को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत फास्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये उसका लार्जर वेलफेयर बेनिफिट को देखते हुए ये कहा गया कि ठीक है, आप मैंडेटरी तरीके से आप लोगों के बायोमेट्रिक्स को कलेक्ट कर सकते हैं, इसमें डुप्लीकेसी ऑफ डेटा नहीं होगा, एग्जैक्ट जो पर्सन है उसी के खाते में पैसा जाएगा, डायरेक्टली उसके अकाउंट में जाएगा, करप्शन नहीं होगा, उसको कहीं पे अ, अ, कोई बोलेगा नहीं कि आप मेरे को कट दो, शेयर दो, तभी आपको पैसे मिलेंगे। तो डायरेक्ट उसके अकाउंट में बेनिफिशियरी को पैसा जा रहा है, तो करप्शन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, एंड हो जाएगा। कोई फिजिकल उसको आना नहीं पड़ेगा किसी ऑफिस में अपने पैसे के लिए, सीधा डायरेक्ट सेंट्रलाइज तरीके से उसके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। तो लार्जर वेलफेयर बेनिफिट को देखते हुए कहा कि हाँ ठीक है, इट इज़ प्रोपोर्शनेट तरीके से आप राइट टू प्राइवेसी उनका बायोमेट्रिक कलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज लार्जर बेनिफिट इन्वॉल्व है। लेकिन एट द सेम टाइम उसने कहा कि मैंडेटरी लिंकिंग ऑफ सर्विसेज लाइक बैंक अकाउंट्स विथ आधार, मोबाइल फोन्स विथ आधार, सिम कार्ड विथ आधार, ये जो है प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट के खिलाफ है, क्योंकि इसमें कई सारे इसके डायमेंशंस हो सकते हैं, जिसमें जो फियर था, जो एक्टिविस्ट लोग बोलते हैं कि आप आधार का एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो, हर चीज आपका फोन से लेके, आपका सिम कार्ड से लेके बैंक अकाउंट, हर चीज आपका आधार से अगर लिंक हो जाएगा, कि आपके एक भी ट्रांजैक्शन बैंक में करेंगे, आधार डेटाबेस में वो स्टोर हो सकता है। चांसेस है कि आपने कहाँ से पैसे निकाले, कितने पैसे निकाले, ये आधार डेटाबेस में पता चल जाएगा, क्योंकि आधार से लिंक्ड है। आपके ट्रेवल हिस्ट्री, आप कहीं भी जा रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, टिकट ले रहे हैं, उस वॉलेट से पे कर रहे हैं, वो आधार लिंक्ड है। गवर्नमेंट विल नो अबाउट कि आप कहाँ हो, कहाँ ट्रेवल कर रहे हो, सब कुछ उसको आपको पता होगा। यानी पूरी तरह से आप गवर्नमेंट के सर्वेलेंस में आने का डर है। तो ये इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैंडेटरी तरीके से लिंक कराना बैंक अकाउंट्स को और मोबाइल फोन्स को, दिस विल बी अगेंस्ट राइट टू प्राइवेसी। तो एक बैलेंस्ड जजमेंट आप कह सकते हैं कि आधार वर्डिक्ट में आया।
अब डिजिटल एज एज में आप देखिए कि प्राइवेसी को लेके कितने चैलेंजेस हैं। बहुत ज़्यादा चैलेंज आपको देखने को मिलेंगे कि इसमें प्राइवेसी को हम कैसे इंश्योर करें। जहां आप सोशल मीडिया पे अपने डेटा को अपलोड करते हैं, वो सर्वर जो है विद इन द टेरिटरी है नहीं, वो यूरोप में है या फिर यूएस में है, विच इज़ बियॉन्ड द सोवरेन कंट्रोल ऑफ एनी कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया के सॉवरेन पावर के बियॉन्ड है। उसको वो कैसे रेगुलेट करेगा, कैसे वो उसको मैनेज करेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। सेकंड, बिकॉज ऑफ एआई, आपके कंटेंट जो आप अपलोड कर रहे हैं, जो आपका इमेज है जो आप अपलोड कर रहे हैं, उसको एआई के द्वारा ऑल्टर करके और नया एक इमेज या वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। ऐसा लगता है कि वो आप ही का वीडियो है। दिस इज अगेन वेरी चैलेंजिंग फॉर एनी गवर्नमेंट टू रेगुलेट कंट्रोल। तो सिविल लिबर्टीज, पर्सनल फ्रीडम्स जो है, आपके प्राइवेसी डेटा, बहुत बड़ा बड़ा चैलेंज है। आपके फ़ोन नंबर्स, आप कहीं भी जाते हो, दुकान में कुछ शॉपिंग करते हो, आपका फ़ोन नंबर मांगा जाता है। क्या वो प्राइवेट पार्टी जो आपसे आपका फ़ोन नंबर ले रहा है, आपका नाम है, आपका एड्रेस है, क्या वो किसी थर्ड पार्टी को शेयर करेगा, नहीं करेगा? वो करना उससे रोकना चाहिए उसे, क्योंकि आपके राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन करने का राइट उसको नहीं है। तो हम कहीं भी अपना फ़ोन नंबर दे देते हैं फटाक से, कहीं भी आधार नंबर हम दे देते हैं। But somehow we have to be very careful in this digital age because it can be manipulated, it can be altered for your data privacy and data safety. So it is very important judgment जब हम डिजिटल स्पेस में प्राइवेसी की बात करते हैं, एंड गवर्नमेंट शुड एंश्योर दैट इन द डिजिटल वर्ल्ड प्राइवेसी इज एंश्योर्ड। इसमें मुझे लगता है कि ग्लोबल कम्युनिटी को एक साथ मिलके, सारे कंट्रीज को एक साथ मिलके इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो आज राइट टू प्राइवेसी में इतना ही है। आगे मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा, जिसमें हम लोग आर्टिकल 19 की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।